Hello everyone, today we discuss practice set 3 part 2 for LT English. So guys, if you are preparing for UP LT Grade English and visiting first time this channel, subscribe it so that you may get all the videos of this channel because it is very beneficial for all state TCT, PGT, LT, GIC, UGC exam. So today we start from question number 20. 19 question we have already discussed. ठीक है, so question number 20 है यहाँ पर an old respected boar that shared his dream of how the farm should be and taught the animals the song Beast of England. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये ना एनिमल फॉर्म से लिया गया है जो कि जॉर्ज ऑरवेल का फेमस नोवेल है एनिमल फॉर्म, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक जो ओल्ड रेस्पेक्टेड बोर है वो अपना ड्रीम शेयर करता है उन एनिमल्स के साथ। ठीक है, जो एनिमल फार्म है, एनिमल फार्म का मतलब क्या होता है, जानवरों का घर। तो उस एनिमल फार्म के अंदर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, उनमें से एक सबसे बूढ़ा एनिमल है, मतलब वो जो सुअर है वो बेसिकली, तो उसका सब रेस्पेक्ट करते हैं, उसको सब अपना मतलब आदर्श मानते हैं। तो वो अपना ड्रीम शेयर करता है उन लोगों के साथ में कि ये जो फार्म है, मतलब जो एनिमल का जो घर है जहाँ पर वो लोग रहते हैं वो कैसा होना चाहिए। और उन लोगों को ये भी सिखाता है द एनिमल दिस सॉन्ग ऑफ एनिमल, मतलब बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, कि इंग्लैंड के जो जानवर हैं उनका जो गाना है, सॉन्ग है, वो भी उनको सिखाता है वो। ठीक है, तो कौन सा बोर है जो उनको ये सिखाता है, स्नोबॉल है, वो नेपोलियन है, ओल्ड मेजर है, या मॉसेस है। ठीक है, सो ये जो ओल्ड रेस्पेक्टेड बोर जिसकी यहाँ पे बात हो रही है एनिमल फॉर्म के अंदर, इसका नाम है ओल्ड मेजर। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। ये जो ओल्ड मेजर है ये इन लोगों को एक सपना दिखाता है, एक तरह से ये बोलता है कि मैंने एक सपना देखा है, वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। तो ये कहता है एनिमल से, एक्चुअली ये है कि मैंने इसको वैसे पूरा करा रखा है चैनल पर, इसका जो पूरा समरी वगैरह और सारे एमसीक्यूज और जॉर्ज ऑरवेल की बायोग्राफी वगैरह भी कराई है। तो उसमें ये है कि ये जो ओल्ड मेजर है ना, एक बूढ़ा, सबसे बूढ़ा सुअर है, तो ये देखता है कि ये जो फार्म है ना, एनिमल फार्म, इसका नाम पहले मैनर फार्म, इसका नाम पहले मैनर फार्म हुआ करता था। ठीक है, जिसको मिस्टर जॉन्स चलाते थे, इसका जो मालिक था मैनर फार्म का वो मिस्टर जॉन था। तो वो क्या करता था कि एनिमल्स को बहुत मारता था, पीटता था, एकदम क्रूअल मास्टर था, बहुत ही क्रूअलिटी इन एनिमल्स के साथ वो करता था। तो ये जो बूढ़ा बोर है ये सब कुछ देखता रहता था। अब कहते हैं ना कि जो बूढ़ा आदमी होता है घर परिवार में बड़ा समझदार होता है, तो इसी तरीके से ये ये जो जानवरों का घर है इसमें देखता था कि उनके उसके जानवरों के साथ किस तरीके का बुरा व्यवहार हो रहा है, अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है बिना वजह। ठीक है, तो इसको लगता है कि अगर मैं चला गया, मैं मर गया एक दिन, तो ये बेचारे, इनको तो यही मतलब भोगना है यहाँ पर। तो ये उन लोगों को एक तरह से मोटिवेट करना चाहता है, तो ये उनके पास जाता है एक दिन। मतलब रात को क्या होता था, एक्चुअली क्या था कि दिन में वो मिस्टर जॉन्स थे, आगे मारा पीटी करते थे, ना इनको खाना देते थे जानवरों को, और उनसे खूब काम कराते थे। लेकिन जब रात को वो चला जाता था ना, रात में लोगों की मीटिंग होती थी, मतलब मीटिंग क्या, एकदम इकट्ठा होते थे, बात करते थे आपस में। तो एक दिन ऐसे ही रात को ये लोग इकट्ठे होते हैं और ये जो ओल्ड मेजर है इन लोगों को सबको इकट्ठा करके बोलता है कि मैंने एक सपना देखा है। तो बड़ी उत्सुकता से वो लोग बोलते हैं, अरे क्या देखा है, हमें भी बताओ। तो ये बोलता है कि मतलब ये जो फॉर्म है वो कैसी होनी चाहिए। तो कहते हैं कैसी होनी चाहिए, मतलब वो ये कहता है कि मैंने ये देखा है कि हर जानवर अपने आप में स्वतंत्र है, मतलब भगवान ने जो हमें दिया है वो उसका हम उपभोग कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हमारे लिए, इस इंसान के लिए नहीं है। जैसे अब गाय है, भैंस है, तो ये लोग दूध देती हैं। तो वो ये कहता है कि जो दूध होता है ना, वो भगवान ने हमारे जो गाय भैंसों के बच्चे होते हैं ना, जैसे हम ह्यूमंस के बच्चे होते हैं, उनके लिए हम खाना कमाते हो, तो वैसे ही गाय भैंसों को जो दूध आया वो उनके बच्चों के लिए आया। लेकिन हम ह्यूमन क्या करते हैं, उनके दूध निकालते हैं और उनको बेचते हैं, अपना बिजनेस करने लग जाते हैं। ठीक है, जो डेयरी चल रही है आजकल दूध की, वो जानवरों के दूध पर ही तो है, तो उसी पर हम सर्वाइव करते हैं हम ह्यूमंस। तो वो उनको ये सिखाता है कि ये सारी चीज़ें जो है हमें भगवान ने मतलब दी हैं, तो इसका उपभोग हम खुद कर रहे हैं, ना कि कोई इंसान। तो और ये कितना अच्छा होगा कि अगर ऐसा होने लग जाए। तो जो बाकी जानवर थे जो पिटते थे, मार खाते थे मिस्टर जॉन से, उनको लगा कि यार बिल्कुल सही बात है, ये तो अगर ऐसा होने लग जाए तो हमारे तो बड़े मज़े आ जाएंगे। तो एक तरह से ये उनमें आग लगा देता है, एक कहते हैं ना चिंगारी लगा देता है। तो वो आग होती है क्रांति की।
ठीक है। जैसे हमारे भारत में अब जब ब्रिटिशों का शासन चल रहा था तो अंग्रेज क्या कर रहे थे, भारतीयों को मारते थे, पीटते थे, गरीब किसानों को उनसे टैक्स वसूली करते थे, कितना उनको सताया जाता था। लेकिन कुछ चंद जो क्रांतिकारी थे, है ना, वो क्या करते हैं, वो जाके इन इन अंग्रेजों को खदेड़ देते हैं हमारे देश से। तो ऐसी होती है क्रांति की आग। अब क्रांति की आग भर जाती है ना जब इंसान के अंदर, तो कुछ भी कर सकता है। तो इस ओल्ड मेजर ने क्या काम कर दिया कि एक तरह से चिंगारी लगा दी इनने। तो बस फाइनली बस ये जो चिंगारी है ये ही एक दिन क्या करती है कि जो इस फार्म का मालिक है उसको ये खदेड़ के बाहर कर देते हैं फार्म से, और मतलब वही क्रांति, रेवोल्यूशन क्रिएट कर देते हैं उसके खिलाफ, और क्रांति है ना कर देते हैं, भगा देते हैं उसको। और जो मैनर फार्म था उसका नाम बदल के हो जाता है एनिमल फार्म, मतलब जानवरों का घर। तो जैसे हमने अंग्रेजों को मार के भगा दिया और हमने फिर हमारा देश स्वतंत्र हो गया, फिर हमने अपना एक नया संविधान बनाया। अभी आप लोग एलटी तैयारी कर रहे हो तो जीएस भी पढ़ते होगे। तो संविधान सभा बनाई गई थी, सब कुछ हुआ था उसमें, आपको पता है। संविधान सभा मतलब ने जो हमारा संविधान है उसको लिखने में कितने दिन लगे थे, ये क्वेश्चन आता है ना। तो इस तरीके से कि 2 साल 8 ऐसे मतलब टाइम लगा था। तो मतलब कुल मिला के ये है कि नया एक संविधान बना था, फिर आपका जो जनगण मन है, राष्ट्रीय गीत बना था, है ना। ये सब कुछ फिर नया नया हमारे देश का बना था, जिसमें काफ़ी लोगों का योगदान भी है। ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर यही होता है, ये एक तरह से बेसिकली जो जॉर्ज ऑरवेल है उनकी एलेगरी है। एलेगरी में क्या होता है कि किसी देश की घटना को एज इट इज़, जो कहीं हुआ होता है उसको एज इट इज़ कॉपी किया जाता है। तो ये जो इंसिडेंट है ये रूस में हुई थी, रसिया में ऐसा ही चल रहा था उस समय। तो रसिया की जो कहानी है उन्होंने अपने जानवरों के माध्यम से उसको यहाँ पर पेश किया है, दिखाया है अपने एनिमल फार्म में। तो बस अब ये ओल्ड मेजर तो इनमें आग भर जाता है, चिंगारी लगा जाता है, जैसे 1857 की क्रांति भड़की थी भारत में। सिमिलरली और भाई साहब ये विद्रोह कर देते हैं भाई मिस्टर जॉन्स के खिलाफ, और ये ओल्ड मेजर जो बूढ़ा सुअर था ये मर जाता है। ठीक है। और फिर ये लिखते हैं अपना नया संविधान, मतलब अपना नया सॉन्ग जिसको बोलते हैं बीस्ट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है। सो ये आप लोग ध्यान रखना, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड। और इसमें फिर दोबारा से जैसे हमारे देश में इलेक्शन हुए थे, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। भाई ज़्यादा ही लंबा भाषण दे दिया मैंने आज। और ठीक है। और पाकिस्तान विभाजन हो गया था तो वहाँ पे बना था जिन्ना विन्ना जो भी है, तो बस वही होता है यहाँ पे। फिर यहाँ होता है इलेक्शन। तो ये जो नेपोलियन है और स्नोबॉल, ये दोनों कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होते हैं। तो ये भी मतलब सुअर ही हैं दोनों, लेकिन नाम इनके नेपोलियन है और स्नोबॉल है, क्योंकि ये एक एलोगरी है ना, इसीलिए। तो आंसर क्या था हमारा, सी, ओल्ड मेजर। ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करा दिया। आप अगर इसके एमसीक्यूज़ वगैरह या जॉर्ज ऑरवेल की बायोग्राफी वगैरह करना चाहते हैं तो मेरे जो चैनल है ना उसमें एलटी ग्रेड आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें मैंने कराया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट लाइन्स वगैरह हैं वो शायद मैंने कराई हैं उसमें। नेक्स्ट है 21, अ न्यू सॉन्ग substituted for the one taught by Major is composed by। तो अब ये जो नया सॉन्ग जो इन लोगों ने कंपोज किया था, जिसे ओल्ड मेजर ने इन्हें सपना दिखाया था जिस सॉन्ग का, उसको कंपोज कौन करता है। ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ जाए मान लो आपके एग्जाम में, वही वाली बात कि हमारा जो जनगण मनगढ़ है वो किसने उसके रचयिता कौन है, या वंदे मातरम के रचयिता कौन है, ऐसे आ जाता है ना, बंकिम चटर्जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये जो जनगण मन हमारा बंगाली भाषा से यहाँ हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है, ये सब कुछ एक्सेप्ट कब हुआ था, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो सिमिलरली इन्होंने भी अपना भैया सॉन्ग कंपोज किया। तो किसने किया था ये बताना है। सो म्यूरियल, स्नोवॉल, मिनिमस, बॉक्सर। सो बॉक्सर यहाँ पर एक घोड़े का नाम है। ठीक है। ये म्यूरियल है ना, ये कंपोज करती है सॉन्ग को। सो ए इज द राइट आंसर। ये सब एनिमल्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 22, व्हाट डज माइकल डू फॉर अ लिविंग। ये जो माइकल है ये अपना भाई लिविंग मतलब अपना क्या करता था, क्या रोजगार था इसका ये बताना है। एन ऑक्सीनियर था, ये सेलर था, टर्निप होअर था, हेट रूसर था। सो ये था एक हेट रूसर। हेट रूसर कौन होता है, घास काटने वाला, यानी ग्रास कटर। ठीक है। सो माइकल कौन है, स्टार्टिंग में जब जो नोबल है ये थॉमस हार्डी का मेयर ऑफ कास्टरब्रिज स्टार्ट होता है तो माइकल नाम का करेक्टर है यहाँ पर, एक हेट रूसर है। ठीक है, घास कटर। नेक्स्ट है 23, वेडन प्रियोर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। वेडन प्रियोर्स को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, द नेक्स्ट बिग थिंग, अ घोस्ट टाउन, बसलिंग सिटी, अ प्लेन फार्म टाउन। ठीक है। तो क्या है ये वेडन प्रियोर्स।
सो ये एक प्लेन फार्म टाउन है, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, मैच द कॉलम। यहाँ कॉलम दे दिए हैं, वही लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ करेक्टर्स की लिस्ट दे रखी है एक साइड में और एक साइड है नोबल। आपको मैच करना है कि कौन सा नोबल किस वर्क से लिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको आता है ना उससे आप स्टार्ट क्या करो। जैसे सुसन हैंचर्ड, तो हमें पता है कि सुसन हैंचर्ड, माइकल हैंचर्ड कहाँ आएंगे, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में, ठीक है। तो थर्ड का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए, थर्ड का ए हो जाएगा। मिस हैविसम हमको पता है कि चार्ल्स डिकेंस के नोवेल में आती हैं, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो ये डी हो जाएगा, मिस हैविसम का हो जाएगा डी। अब आ जाओ क्लैरिसा डोलोवे, ये भी हमें पता है कि क्लैरिसा डोलोवे आती हैं हमारी मिसेस डोलोवे में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है। और मिसेस स्लॉप आती हैं आपकी, फिर एक बचा तो जोसेफ एंड्रयूज में, सो जोसेफ एंड्रयूज आपका बी है। सो पहले का आपका हो जाएगा बी, दूसरे का हो जाएगा डी, मिस हैविसम, तीसरे का हो जाएगा ए, ठीक है। फोर्थ का हो जाएगा, देखो दोबारा से लिखते हैं, ठीक है। जो मिसेस स्लिप स्लॉप हैं वो आपकी आती हैं जोसेफ एंड्रयूज में। तो जो फर्स्ट है यहाँ पर, फर्स्ट का हो जाएगा बी, ठीक है। तो सबसे पहले बी आना चाहिए। फिर आपकी है मिस हैविसम, मिस हैविसम आपकी आती है ग्रेट एक्सपेक्टेशन में, तो बी और बी के बाद आएगा डी। और फिर सुसन है, तो सुसन मेयर में आती है, मेयर कास्टरवेज में, तो ए आ जाएगा। फिर है आपका क्लैरिसा डोलोवे, तो 4 का हो जाएगा आपका सी। अब बी डी ए सी ये हो गया आपका, देख लो अब आप कहाँ पर है, बी डी ए सी ये आ गया आंसर, ठीक है ना। आंसर इस तरीके से आप अपना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कर लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, रिचर्ड स्टील डाइड इन, ठीक है, सिंपल है। रिचर्ड स्टील कब मरे थे, उनकी डेथ कब हुई थी, ये आपकी यहाँ पर ईयर दे रखी है, ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। 1729, 1733, 1731, 1732। तो वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन अगर हमें नहीं याद होता है तो इसमें भी हमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है एग्ज़ाम के अंदर। So Richard Steele died in 1729. So A is the right answer. Next है यहाँ पे 26. Pity must prevail. Who speaks? कौन बोलता है ये? Pity must prevail. Options हैं आपके यहाँ पर, एंटोनी, सेरापियन, ऑक्टेविया, डोलाबेला. Who speak this line? ठीक है, प्रैक्टिस पेपर है ना, तो कुछ क्वेश्चंस आप अपने आप भी करा करो। वैसे मैं कोशिश में काफ़ी एक्सप्लेन कर रही हूँ, इतना करता नहीं है कोई। प्रैक्टिस सेशन में क्या होता है कि बस आपको सॉल्यूशन बताने होंगे, क्योंकि आपको आंसर खुद से करने, क्योंकि इस अभी पेपर आने वाला है, तो तैयारी तो आपकी हो चुकी है, लगभग आपने कर लिया। तो यहाँ आपको सब पता होना चाहिए एकदम से। अगर यहाँ पर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो, इट मीन्स आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। सो डोला बेला स्पीक, पिटी मस्ट प्रिवेल, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर, डोला बेला लाइन बोलती है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 27, द प्ले ऑल फॉर लव इज डेडिकेटेड टू। ये जो प्ले है ना, ऑल फॉर लव, ये किसको समर्पित है, डेडिकेट है, ये बताना है। सो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऑल फॉर लव किसका प्ले है। सो ये है जॉन ड्राइडन का वर्क, ठीक है। जॉन ड्राइडन है इसके राइटर, ठीक है। उन्होंने शेक्सपियर का जो वर्क है एंटोनी क्लोपेट्रा, उस पर ये बेस्ड है, विलियम शेक्सपियर का जो एंटोनी क्लोपेट्रा है। एंड सेकंड इन्होंने इसको लिखा था 1677 में, इस प्ले को उन्होंने लिखा था। पब्लिश कब कराया था, 1678 में इन्होंने इसको पब्लिश कराया था। लिखा किस में गया है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये समर्पित है थॉमस ऑसबोर्न को, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर जो बुक है उसमें दे रखा है थॉमस ऑसबोर्न, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ी सा कंफ्यूज हूँ। मुझे लगता है कि हो सकता है कि विलियम शेक्सपियर को डेडिकेट हो, तो एक बार आप इसको बुक से अपनी जो भी आपके पास हो उससे चेक कर लेना कि विलियम शेक्सपियर हैं या थॉमस ऑसबोर्न है। यहाँ पर थॉमस ऑसबोर्न दे रखा है, ठीक है, तो मैं वही बता दे रही हूँ।
मे बी पॉसिबल विलियम शेक्सपियर को, मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर 28, इन ऑल माई सन्स जॉर्ज डीवर इज। जॉर्ज डीवर कौन है ऑल माई सन्स में? सो ऑल माई सन्स आपको पता होना चाहिए। राइटर कौन है? आर्थर मिल। राइटर आपको सबके पता होने चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये हैं अ लॉयर बाई प्रोफेशन। ये जो जॉर्ज डीवर है ना, ये एक लॉयर है बाई प्रोफेशन। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 29, हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द लास्ट लीफ। लास्ट लीफ किसका वर्क है आपको बताना है। चार्ल्स डिकेंस, ओ हेनरी, कमला दास, हॉथरन। हु इज द राइटर ऑफ द लास्ट लीफ? सो ओ हेनरी इज द राइटर ऑफ द लास्ट लीफ। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओ हेनरी जो हैं ये इनका पेन नेम है। ठीक है, ओ हेनरी अपने पेन नेम से अपनी स्टोरी लिखते थे। इनका जो रियल नेम है वो इनका विलियम सिडनी पॉटर है। ठीक है, विलियम सिडनी पॉटर। जबकि इनको शॉर्ट स्टोरी के फील्ड में ओ हेनरी के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, अमेरिकन राइटर हैं ये। और इसको इन्होंने 15 अक्टूबर न्यूयॉर्क, ये जो न्यूज़पेपर है, एक न्यूज़पेपर में फर्स्ट टाइम इन्होंने इसको पब्लिश करवाया था। ठीक है, न्यूज़पेपर में इन ऑन 15 अक्टूबर। ठीक है, 15 अक्टूबर को एक न्यूज़पेपर आता था न्यूयॉर्क वर्ल्ड। ठीक है, सो उसमें से पब्लिश करवाया लास्ट लीफ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, उसको पढ़ लेना। उसमें कुछ करेक्टर आपको मिल जाएंगे, जैसे कि जॉन्सी है, सू है, ऐसे ये कुछ करेक्टर हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, द लाइन देयर फियर आई लाई विद हर एंड शी विद मी एंड इन अवर फॉल्ट बाई लाइज वी फ्लैटर बी। सो दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? सो बहुत ही फेमस सोनेट है ये, विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर आपको पता होगा ये, है ना। सो ये ऑप्शंस हैं आपके, अगर आप खुद से टिक लगाना चाहते हो तो खुद टिक लगा लो। ठीक है, तो ये विलियम शेक्सपियर की बहुत ही फेमस सोनेट है, सोनेट नंबर 138। ठीक है, 10 मिनट का वीडियो मैंने बनाया है इसका। उसमें मैंने एक एक MCQs जो इससे रिलेटेड हैं बहुत ही जल्दी मैंने उसको करा दिया कवर उसमें। सो अगर आप सेपरेट इस मतलब टॉपिक वाइज देखना चाहते हो तो मेरी इस प्लेलिस्ट पर देख लेना। सो शेक्सपियर का सोनेट है ये 138, जहाँ पर ये जहाँ से ये लाइन ली गई है, देयरफॉर आई लाई विद हर एंड शी विद मी। ठीक है, और इसलिए वो मुझसे झूठ बोलती है एंड मैं उससे झूठ बोलता हूँ। एंड इन अवर फॉल्ट बाई लाइज विथ फ्लैटर बी, और हम एक दूसरे के साथ फ्लैटर करते हैं। तो यहाँ पे ये जो लाई वर्ड यूज़ किया है शेक्सपियर ने, ये इसमें उन्होंने पन का यूज़ किया। पन का मतलब होता है डबल मीनिंग। ठीक है, प्ले विद वर्ड्स के साथ खेलते हैं विलियम शेक्सपियर। तो एक प्ले मतलब तो इसका झूठ बोलना हो जाता है, एक मतलब इसका लेट ना हो जाता है। सो सरफेस पे तो यही है कि मैं उससे झूठ बोलता हूँ, वो मुझसे झूठ बोलती है, लेकिन अगर इटर्नल इसका मीनिंग हम देखेंगे तो इसका मतलब ये निकलेगा कि आई स्लीप विद हर एंड सी स्लीप विद मी। वो मैं उसके साथ सोता हूँ, वो मेरे साथ सोती है, एंड फाइनली वी इंजॉय विद ईच अदर। ओके, सो वो है। सो उनको मतलब एक दूसरे के झूठ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उनके बीच में, वो जिसको इंजॉय करते हैं आपस में। सो 138 ऑन इट। एंड नेक्स्ट है 31, सेलिंग टू Byzantium and the tower are in its। ठीक है, the tower, the winding stair, the among the reeds, none of these। So the tower, so A is the right answer। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, आर्म्स एंड द मैन इज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी। ठीक है, एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, कितने एक्ट में है ये बताना है। 3 एक्ट, 4 एक्ट, 5 एक्ट, नन ऑफ दीज। ठीक है, 3 एक्ट ये आपको बताना है। So Arms and the Man is in 3 act। So A is the right answer। Next है आर्म्स एंड द मैन, आपको पता है ना, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है। एंड नेक्स्ट है 33, द मेजर सोर्स ऑफ द प्ले इज। इस प्ले की मेजर सोर्स क्या है 33 की? ठीक है, कथा सरित सागर, लॉर्ड गणेशा, नागा मंडला, वर्जिल एनीट, कथा सरित सागर। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 34, इन द प्ले हे वंदना हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का नरेटर कौन है? कपिला, पद्मिनी, भगवता, हे वंदना। सो
आपको ये बताना है कि नेरेटर कौन है इसका। सो भगवता इज द नेरेटर ऑफ द स्टोरी। हे वंदना, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 35, हु इज द वाइफ ऑफ एंटनी। एंटनी की वाइफ कौन है? एंटोनिया, क्लोपेट्रा, एग्रिपिना, ऑक्टेविया। So Octavia is the wife of Antony. So D is the right answer. Next है 36. Who is in love with Bizet? Bizet के प्यार में कौन है? एडवर्ड नोवेल, ब्रेन बॉम, कोप, बॉब जिल, कौन है? आपको बताना है। ये आपके ऑप्शंस हो गए, ठीक है। सो एडवर्ड नोवेल इज इन लव विद बिजिट, सो ए इज द राइट आंसर। एडवर्ड नोवेल कहाँ आता है? ये एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, कॉमेडी बाई बेन जॉनसन, वहाँ ये मेन प्रोटागोनिस्ट है। नेक्स्ट है 37, हु प्रोड्यूस द प्ले डायनेमो। डायनेमो में प्ले किसका है? आपको बताना है। सो बाय द province at town players, by the association with A.L. Jones and Morris Green, by the theatre guild, none of these. 37, what will be answer? Who produced the play Dynamo? सो बाय द थिएटर गिल्ड प्रोड्यूस द प्ले डायनामो, ठीक है, थिएटर गिल्ड के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे 38, इफ वन हैज टू मैरी वन मस्ट डू इट फॉर लव। if there is such a thing or for the money and comfort, there is no sense in shutting your eyes to reality of thing. I am beginning to believe in a callous realism. Who said? कौन कहता है? ये मोहन कहता है इन बैचलर ऑफ आर्ट। चंदर को बोलता है, मदर बोलती है हु सैड। सो मोहन इन द बैचलर ऑफ आर्ट, सो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। मोहन बोलता है, मोहन मैंने आपको बताया था फ्रेंड ऑफ चंदर इन बैचलर ऑफ आर्ट। बैचलर ऑफ आर्ट इज अ नोवेल बाय आर के नारायण, सेट इन मालगुडी, साउथ इंडियन विलेज, ओके, फिक्शनल साउथ इंडियन विलेज, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे 39, नारायण वेक इन मी अ स्प्रिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, फॉर ही हैज़ ऑफेंड मी अ सेकेंड होम, विदाउट हिम आई कुड नेवर हैव नोन वॉट इट इज़ लाइक टू बी इंडियन। हु सेड? कौन कहता है ये? सो ऑप्शंस हैं आपके गाइज यहाँ पर 4। ऑप्शन ए है फोस्टर इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द बैचलर ऑफ आर्ट, ग्राहम ग्रीन इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द गाइड, ग्राहम ग्रीन इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द बैचलर ऑफ आर्ट, नन ऑफ दीज, ठीक है। सो ग्राहम ग्रीन इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द बैचलर ऑफ आर्ट, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी पार्ट एंड चैप्टर डज द नोवेल द बैचलर ऑफ आर्ट हैव। कितने चैप्टर हैं इस नोवेल के अंदर, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके 6 पार्ट एंड 20 चैप्टर्स, 4 पार्ट एंड 18 चैप्टर, 10 पार्ट एंड 20 चैप्टर, नन ऑफ दीज। सो 4 पार्ट एंड 18 चैप्टर्स हैं इस नोवेल के अंदर, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है, 4, 18। नेक्स्ट है इन दी नोवेल कंठापुरा, इट वॉज डिसाइडेड बाई द पीपल ऑफ कंठापुरा टू ऑर्गेनाइज, ठीक है। नोवेल कंठापुरा राजा राम मोहन राय का नोवेल है, ठीक है। मैंने बताया था आपको लास्ट प्रैक्टिस सेट में कि यहाँ पर आपको बताना है कि लोगों के द्वारा क्या डिसाइड किया जाता है कि क्या करवाया जाए गांव के अंदर। गणेश पूजा करवाई जाए, हनुमान पूजा करवाई जाए, कि सत्यनारायण की करवाई जाए, कि राम की करवाई जाए, मतलब ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच रही थी गांव में, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि भगवान की पूजा कराई जाए। तो कौन से भगवान की यहाँ पूजा कराई जाती है इस गांव में, ये बताना है आपको। सो 41 का है सी, सत्यनारायण पूजा, ठीक है। भगवान सत्यनारायण की पूजा यहाँ पर कराई जाती है, सो सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 42, इन द नोवेल कंठापुरा जया रामाचार, ठीक है। ये कथावाचक हैं इस कंठापुरा नोवेल के अंदर। सो यही पढ़ते हैं कथा, यही पूजा करवाते हैं, जया रामाचार, ठीक है। इन द नोवेल कंठापुरा जया रामाचार द हरि कथा टेलर, ठीक है। ये वाचक हैं जो कथा बोलते हैं ना, आप लोग जानते हैं ना, जो भगवत गीता वगैरह का पाठ करते हैं उन लोगों को बोलते हैं। कंपेयर शिवा टू, शिवा को किससे कंपेयर करते हैं ये बताना है आपको। महात्मा,
हिमसेल्फ, फ्रीडम स्ट्रगल या स्वराज्य। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सिवा को कंपेयर करते हैं स्वराज्य के साथ। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये स्टेटमेंट है किस लीडर का स्टेटमेंट है ये इंडिया के कॉन्टेस्ट में, अगर आपको पता हो तो शायद बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 43, व्हाट वाज द मिटिमस इन जोसेफ एंड्रयूज। ठीक है, लिबर्टी ऑफ प्रेस एंड ऑर्डर फॉर इम्प्रिजनमेंट, लिबर्टी ऑफ फार्मिंग एंड ऑर्डर टू रिलीज। सो व्हाट वाज मिटिमस इन जोसेफ एंड्रयूज? So an order for imprisonment, so B is the right answer. Okay, नेक्स्ट है यहाँ पर 44, डिकेंस करेक्टर आर मोस्टली। डिकेंस के जो करेक्टर हैं वो किस तरीके के हैं? राउंड करेक्टर हैं, वुडन है, फ्लैट है, नन ऑफ दी। सो ज़्यादातर उनके जो करेक्टर हैं चार्ल्स डिकेंस के ना, वो फ्लैट करेक्टर हैं। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 45, व्हाट वाज हैपेंड विद एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के साथ क्या हुआ था आपको बताना है। Your options are having been some fault, it could not take off, it crash landed on a coral island, it was destroyed by enemies, none of these. So ये जो लैंड है मतलब ये जो एयरक्राफ्ट है ये क्रैश कर गया था। ठीक है, ऑन ए कोरल आइलैंड, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 46, लुक बिफोर यू लीप। ठीक है, सोच समझ के काम करना क्या कहलाता है? लुक बिफोर यू लीप, सो सी इज द राइट आंसर। Next है 47, when did Nehru attend the Congress of Oppressed Nationalities at Brussels? ठीक है, 1924, 1925, 1927, 1926, कब किया था उन्होंने? सो इन 1927, सो सी इज द राइट आंसर। 1927 इंडिया के आंदोलन के कॉन्टेस्ट में और इम्पोर्टेंट है। शायद 1927 को भारत में साइमन कमीशन आया था। सो ऐसे याद रखना 1927। ठीक है, एक दूसरे से रिलेट करके याद अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट है 48, इन ऑर्डर टू फॉरगेट हिज कट हैंड एंड एकिंग बैक, सैंटियागो रिकॉल द डेज व्हेन मैन हैड कॉल्ड हिम बाय द टाइटल ऑफ। ठीक है, तो वो मछली पकड़ते पकड़ते बेचारे का जो स्ट्रगल है फिश के 84 दिन तक बेचारा जो संघर्ष करता है, उसके जो हाथ वाथ बेचारे दर्द करने लग जाते हैं ना, बेचारा बूढ़ा आदमी, तो वो अपने पुराने दिनों को याद करता है जब लोग उसे क्या कहते थे, एल कैंपियन, चैम्पियन, हीरो, कोड हीरो, क्या बोलते थे उसको लोग, आपको बताना है। सो एल कैंपियन, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 49, सैंटियागो टॉक ऑफ अमेरिकन बेसबॉल, हिज हीरो इज। सो यहाँ पर जो सैंटियागो है अमेरिकन बेसबॉल की बात करता है, जो अमेरिकन बेसबॉल है उसका हीरो कौन है आपको बताना है। योर ऑप्शंस आर, ठीक है, सो द ग्रेट डी मैगियो इज द हीरो ऑफ अमेरिकन बेसबॉल, सो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये जो ग्रेट डी मैगियो है ये यहाँ का हीरो है अमेरिकन बेसबॉल का। ठीक है, जिसको ये जो सैंटियागो है ना अपना आइकॉन मानता है, मतलब अपना आइडियल मानता है स्ट्रेंथ में, तो ये इसकी बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 50, आफ्टर माइकल सेल हिज वाइफ ही प्लीज नेवर टू ड्रिंक एल्कोहल फॉर हाउ लॉन्ग। सो माइकल जो है, माइकल जो मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज में, वो क्या करता है कि अपनी वाइफ और अपनी बच्ची को नशे की हालत में जब सेल कर देता है न्यूसन सेलर को इन 5 गिनीज, तो बाद में वो फिर सुबह जब उठता है तो वहाँ पर देखता है कि ना बीवी है ना बच्ची है, कुछ भी नहीं है, तो वो बेचारा बड़ा अफसोस व्यक्त करता है और फिर कसम खाता है कि अब वो अल्कोहल को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि अल्कोहल की वजह से उसकी बीवी और बच्ची गई है ना, तो कभी हाथ नहीं लगाएगा। कब तक नहीं लगाएगा? 20 ईयर्स, 20 या 21 सालों तक, किसी किसी बुक में 21 साल भी दे रखा है, तो 21 साल या 20 सालों तक वो हाथ नहीं लगाएगा अल्कोहल को, ये कसम खाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, लुसेटा हैज इनहेरिटेड हर एस्टेट फ्रॉम her aunt Miss Templeman, Michael Henchard, Donald Favre, her mother. So Lucetta has inherited her estate from her aunt Miss Templeman. So A is the right answer.
नेक्स्ट है 52, हाउ मच टाइम हैज पास सिंस द ऑक्शन व्हेन सुसन एंड एलिजाबेथ जैन रिटर्न टू वेडन प्रियोर्स। ठीक है, 21 ईयर्स, 18 मंथ, 18 ईयर्स, 15 ईयर्स। So 18 years has passed since the auction when Susan and Elizabeth Jane returned to Weydon Priors। ये वेडन प्रियोर्स क्या था? वो विलेज था जहाँ पर सुसन और एलिजाबेथ जैन की नीलामी कर दी थी हेंचर्ड ने। तो यहाँ पर ये लोग 18 साल बाद, ठीक है, 18 ईयर्स, आफ्टर 18 ईयर्स बाद ये लौटती हैं। वेयर डज माइकल हेंचार्ड गो आफ्टर अनसक्सेसफुली सर्चिंग फॉर सुसन एंड एलिजाबेथ जैन। तो फिर ये जो माइकल है हेंचर्ड, जो एक हेट रूसर था, घास काटने वाला, अपनी बीवी बच्ची को बेचने के बाद में ये जो वेडन प्रियोर्स है यहाँ से कहाँ चला जाता है? पहले तो ये उनको तलाशता है पर ये लोग कहीं मिलती नहीं है उसको। ठीक है, एक न्यूसन नाम के सेलर को बेच दिया था इसने। सेपरेट टॉपिक मैंने करा दिया हेंचर्ड का, एमसीक्यूज कराए हैं, बायोग्राफी कराई है, सारे एमसीक्यूज मैंने उधर करा दिए, सारी उसकी समरी मैंने बता दी है। ठीक है, तो ये सुसन और ये जो है एलिजाबेथ की तलाश करता है, लेकिन ये लोग कहीं मिलती नहीं है, तो ये बेचारा लौट जाता है, कास्टरबिस चला जाता है, एंड बाद में कास्टरबिस का ये मेयर बन जाता है। ठीक है, इसका भाग्य परवान चढ़ता है, मतलब एक घास काटने वाला मेयर बन जाता है। नेक्स्ट है 54, इन द नोबल प्राइड एंड प्रेजुडाइज हु एक्सेप्टेड कॉलिन्स प्रपोजल ऑफ मैरिज। ठीक है, प्राइड एंड प्रेजुडाइज में कौन कॉलिन का शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है? चार्लोट लूकास। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 55, इन दी नोवल प्राइड एंड प्रेजुडाइज चार्लोट लूकास वॉज ए फ्रेंड ऑफ। ये जो चार्लोट है ये किसका फ्रेंड है? एलिजाबेथ, जैन, कैरोलिन, लिडिया। सो इन प्राइड एंड प्रेजुडाइज चार्लोट लूकास वॉज ए फ्रेंड ऑफ एलिजाबेथ। एलिजाबेथ इज द हीरोइन ऑफ द नोवल प्राइड एंड प्रेजुडाइज। नेक्स्ट है 56, हु इज देवराज इन द नोवल टू वर्जिन्स। टू वर्जिन्स है ना, एक नोवल है कमला मार्केंडिया का, ये मैंने करा रखा है आपको पूरा नोवल, उसके एमसीक्यू, समरी, बायोग्राफी, सब कुछ कमला मार्केंडिया का। ठीक है, तो कमला मार्केंडिया का ये नोवल है टू वर्जिन्स, जिसमें ललिता और सरोजा नाम की दो बहनों की कहानी है। इसमें देवराज कौन है आपको ये बताना है। ये आपके ऑप्शंस हैं, लवर ऑफ ललिता, असिस्टेंट ऑफ मिस्टर गुप्ता, लवर ऑफ सरोजा, ब्रदर ऑफ मिस्टर गुप्ता। सो ये असिस्टेंट ऑफ मिस्टर गुप्ता है, सो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, द वर्क ऑफ जॉन स्टीनबैक इज कंसिडर्ड एज। ठीक है, जॉन स्टीनबैक के जो वर्क हैं उनको कैसे कंसिडर किया जाता है? रोमांटिक लिटरेचर, हिस्टोरिकल इवेंट, सोशल रिफॉर्म, क्लासिक ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर। सो इनको क्लासिक माना जाता है, इनके वर्क को। जॉन स्टीनबैक, जिनका मैंने अभी बताया था आपको, ग्रेप ऑफ रैथ के राइटर हैं, डी इज द राइट आंसर, क्लासिक है इनके वर्क। नेक्स्ट है 58, हु इज द डॉटर ऑफ मिसिज हेस्टर प्राइन इन द नोवेल द स्कारलेट लेटर। ठीक है, स्कारलेट लेटर में ये हेस्टर प्राइन है, इसकी डॉटर का नाम क्या है? डोलोवे, पर्ल, लुक्रेजिया, क्लारिसा। सो पर्ल इज द डॉटर ऑफ मिसिज हेस्टर प्राइन इन द नोवेल द स्कारलेट लेटर। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर, पर्ल। नेक्स्ट है यहाँ पे द नोवेल 59 क्वेश्चन है, द नोवेल मिसेस जॉलोवे वॉज पब्लिश्ड इन। पब्लिशिंग ईयर आपको बतानी है, सिंपल। ठीक है, पब्लिशिंग ईयर इंपॉर्टेंट नोवेल की याद रखना। ठीक है, 1925 ये ईयर से यहाँ पे दे रखी है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये 14 मई 1925 को पब्लिश हुआ था, 1925 में। ठीक है, 60 है, द नोवेल एनिमल फार्म वॉज पब्लिश्ड इन। तो पीछे भी हमने लिस्ट मैच किया था, कॉलम मतलब ए बी को हमने जब मैच किया था तब भी इनकी ईयर पूछी गई थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, याद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। द नोवेल एनिमल फार्म वॉज पब्लिश्ड इन 1945। ठीक है, 1945। नेक्स्ट है 61, हु इज द हीरो ऑफ द नोवेल थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट का हीरो कौन है? ठीक है, इनोका इकमी फ्यूमा, ओकॉन कोबो, ऑब्री का। ठीक है, ये अफ्रीकन करेक्टर हैं, अफ्रीकन राइटर हैं एक, ये चिनुआ एचबे उनका नोवेल है। तो ये जो नाम है ये अफ्रीकन है, तो थोड़े अजीब से हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मेन प्रोटागोनिस्ट है इस नोवेल में ओकॉन कोबो।
सो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और कौन को वो, इनके फादर का नाम है उनोका, सारे सारे नाम उसी नोवेल से हैं ये। इकमी फ्यूमा बॉय का नाम है जो मेबियानो ट्राइब से है, जिसको ये लेकर आए थे, और बाद में कौन को वो इसको मार देता है। ओबेरिका इसका फ्रेंड है, और कौन वो कोबो का, ठीक है। तो ये सारे करेक्टर आप याद रखना। नेक्स्ट है 62, हु डज द मैकन एंड गोल्डवर्ग एक्यूज स्टैनली ऑफ नॉट बिलीविंग इन। सो कौन है जो मैकन एंड मतलब मैकन एंड गोल्डबर्ग एक्यूज करते हैं स्टैनली को कि वो किस में विश्वास नहीं करता। फ्रॉम एक्ट 2 पार्ट 2 में, हिज फैमिली, हिज कंट्री, हिज ब्रदर, गॉड, किस में बिलीव नहीं करता, सो गॉड, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 63, what is Stanley dressed in when he entered the scene in act 3 part 2 from act 3 part 2। क्या ड्रेसअप होता है उसका जब वो एंटर करता है फ्रॉम एक्ट 3 टू पार्ट 2 में। वाइट शर्ट, डार्क सूट, पजामा, जेम सूट, ठीक है। सो डार्क सूट पहना होता है, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64, डिमॉप्ड मीन्स, डिमॉप्ड का क्या मतलब होता है। ये ऑप्शंस हैं आपके, रिलीज फ्रॉम द आर्मी, ठीक है। ये सभी ऑप्शंस हैं आपके। डिमॉप्ड का मतलब होता है रिलीज फ्रॉम द आर्मी, ठीक है। आर्मी से जो मतलब रिलीज होके जो बंदा आता है उसको डिमॉप्ड बोलते हैं, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर, रिलीज्ड फ्रॉम आर्मी। व्हाट बैटल डिड स्टैटसन सपोजली पार्टिसिपेट, ठीक है। स्टैटसन ने कौन से बैटल में पार्टिसिपेट किया था। द बैटल ऑफ द बल्स, वाटरलू, मेली, द बैटल ऑफ ब्रिटेन, विच बैटल। सो बैटल ऑफ मेली, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 66, ही वॉज द असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, ओके। द स्टूडेंट हेटेड हिम एंड कॉल्ड हिम एलिफेंट मास्टर, ठीक है। बच्चे उससे नफरत करते थे, एलिफेंट मास्टर उसको बोलते थे। आइडेंटिफाई दिस करेक्टर ऑफ द बैचलर ऑफ आर्ट। सो बैचलर ऑफ आर्ट से भी बहुत सारे करेक्टर्स पूछे जाते हैं, मतलब पूछे जा सकते हैं। एक दो तो आ ही सकता है, एक दो ही आएगा हर से, क्योंकि इतना सारे राइटर हैं तो एक एक दो दो क्वेश्चन आएगा तब जाके उनके क्वेश्चंस बनेंगे। सो बैचलर ऑफ आर्ट से भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेपर के अंदर। तो ये कौन से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मिस्टर गजापति, मिस्टर एलिफेंट, प्रोफेसर राघवाचार्य, नन ऑफ दी। सो ये मिस्टर गजापति हैं, ठीक है। आप इनको ध्यान रखना, ऐसे याद रहेगा। एलिफेंट, एलिफेंट मतलब जो गणेश भगवान होते हैं उनके क्या होती है, एलिफेंट की उनके फेस होता है ना, जो गणेश जी हैं। और गणेश जी को हम क्या कहते हैं, गजा मतलब गजापति नाम गणेश जी का भी एक होता है एक नाम। तो गणेश जी का जो मुंह है वो उनको हाथी की सूंड उनके लगाई है। तो ऐसे आप ध्यान रखना कि जो एलिफेंट है वो गजापति है, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखना, मिस्टर गजापति। नेक्स्ट है 67, नारायण ग्रेजुएटेड फ्रॉम। ये जो नारायण है ये कहाँ से ग्रेजुएट हुए थे, महाराजा अग्रसेन, एल्बर्ट मिशन कॉलेज, महाराजा कॉलेज, मैसूर, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, नारायण ये अल्बर्ट मिशन कॉलेज वहाँ पे दिया होगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना इससे। ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ था एग्जाम देते समय कि हम लोग अल्बर्ट मिशन कॉलेज पढ़ लेते हैं क्योंकि चंदर ने वहाँ से पढ़ाई की है। लेकिन ये याद रखना यहाँ पर नारायण पूछा जा रहा है, नारायण जो कि राइटर हैं इस नोवेल के, तो इनकी जो पढ़ाई थी वो महाराजा कॉलेज से हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो सी बनेगा, महाराजा। अगर चंदर का कॉलेज पूछा जाए तब आप अल्बर्ट मिशन कॉलेज लगा देना। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68, वॉट अ मैन इज ही मैन हु सैड, कौन बोलता है ये। सो ब्लेंटसली इन आर्म्स एंड द मैन, सर्जियस इन आर्म्स एंड द मैन, और निकोला इन आर्म्स एंड द मैन, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो जो आर्म्स एंड द मैन है उसके कैरेक्टर्स तो आपको यहाँ से देखो याद रहेंगे। ये ब्लेंटसली है, वहाँ पर सर्जियस आता है, निकोला है, ये कुछ कैरेक्टर है आर्म्स एंड द मैन में। सो सर्जियस बोलता है ये, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 69, आर्म्स एंड द मैन इज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी, इट इज इन। तो ये पीछे भी आया था, ये 3 एक्ट में है, ठीक है।
नेक्स्ट है 70 सेलिंग टू बाइजेंटियम एंड द टावर आर इन ईट्स द टावर। नेक्स्ट है 71 व्हाट इज द नेम ऑफ बेसेनियो मेन सर्वेंट। बेसेनियो का जो मेन सर्वेंट है उसका नाम क्या है? लोरेंजो, ग्रेशियानो, लियोनार्डो। व्हाट इज द नेम ऑफ बेसेनियो मेन सर्वेंट? सो लोरेंजो इज द राइट आंसर, बी। नेक्स्ट है 72 हु ब्रिंग बेसियानो द न्यूज़ दैट ऑल ऑफ एंटोनियो शिप हैव फाउंडर ऑन मर्चेंट मैरिंग रॉक्स। कौन ये न्यूज़ ला के देता है बेसोनियो को कि जो शिप थे एंटोनियो के वो आ चुके हैं। वो कौन देता है लागे? सैलेरियो बताता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैकबेथ एंड 12th नाइट, तीनों के तीनों प्ले शेक्सपियर के हैं आपके सिलेबस में। इनके करेक्टर और समरी देख लेना। व्हाट डज द स्पीकर अपीयर टू एनवी ओवर द स्काईलार्क? द वर्ड सॉन्ग, द इजी लाइफ ऑफ ए वर्ड, द एबिलिटी टू फ्लाई, द फ्रीडम ऑफ द वर्ड। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 74 इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्म डिड पिंटर अपीयर एज एन एक्टर। कौन सी फिल्म में वो एज एन एक्टर पिंटर आए हैं? ठीक है, इन्होंने बर्थडे पार्टी लिखा है। मैंसफील्ड पार्क, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडाइस, ऑल ऑफ द अबव। सो मैंसफील्ड पार्क्स वे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 75 पिंटर एक्टेड इन सेवरल ऑफ हिज ओन प्लेस। ठीक है, अपने ही प्लेस में उन्होंने एक्टिंग एज एक्टर भी काम किया था। एट वन टाइम और अनदर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिड ही नॉट अपीयर। किस में वो नहीं है? ठीक है, मतलब इन्हीं के प्ले हैं ये सारे, उनमें उन्होंने एज एक्टर काम किया। कौन सा नहीं है जिसमें उन्होंने काम नहीं किया, ये बताना है। सो माउंटेन लैंग्वेज में उन्होंने एज एक्टर काम नहीं किया। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर द थीफ डैश द हाउस इवन दो इट वॉज सिक्योरली लॉक्ड, सो ब्रोक इनटू। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ब्रोक इनटू मतलब वही सेंधमारी करना होता है, जबकि जो हाउस था वो सिक्योरली मतलब लॉक्ड था, लेकिन फिर भी उसमें जो चोर थे वो घुस गए। मेरी घड़ी में 4 बजे हैं, कौन सा सही है? ऐसे आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, इट इज़ 5 o'clock बाई माई वॉच, इट इज़ 5 o'clock बाई माई वॉच, इट इज़ 5 o'clock विद माई वॉच, इन माई वॉच। व्हाट इज़ द राइट आंसर? सो इट इज़ 5 o'clock बाई माई वॉच होता है। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 78 विच बुक ऑफ फ्रांसिस बैकन वाज पब्लिश्ड इन 1609। 1609 में कौन सी बुक फ्रांसिस बैकन की पब्लिश हुई थी? ठीक है, ये ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पे। नोवम ऑर्गेनम, हिस्ट्री ऑफ द रेन ऑफ किंग हेनरी द सेवेंथ, सिल्वा सिल्वेरम, दे सेप्टेनिया वेचरम, ये सब कौन सी हुई थी? सो दिस सेपेंटिया वेटरम। ठीक है, ये 1609 में इनकी पब्लिश हुई थी, फ्रांसिस बैकन। नेक्स्ट है यहाँ पे ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज के नाम से इनको जाना जाता है, ध्यान रखना। एम्पायरिसिज्म के फादर कौन है? ऐसे भी क्वेश्चन आता है। फादर ऑफ एम्पायरिसिज्म, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, फ्रांसिस बैकन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। 79 है द स्ट्राइक वॉज डैश आफ्टर नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन के बाद जो स्ट्राइक थी वो क्या हो गई? कैंसिल हो गई। सो कैंसिल होने के लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, कॉल्ड ऑफ। ठीक है, कॉल्ड ऑफ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स अ क्योर फॉर ऑल इज। ठीक है, इस वर्ड मतलब अ क्योर फॉर ऑल इज, हर बीमारी का इलाज किसको हम बोलते हैं? एपिडेमिक, डायडेक्टिक, डिक्सन, पेनासिया, सो पेनासिया क्या होता है? पेनासिया मतलब रामबाण इलाज, हर चीज़ का, हर मर्ज का इलाज, दैट इज कॉल्ड पेनासिया, अ क्योर फॉर एवरी इल्स। 81 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब लेडी मैकबेथ डेथ। है ना, लेडी मैकबेथ की डेथ कैसे हुई थी आपको बताना। सी डाइज ऑफ स्टेज, सी स्लीप वॉक ऑफ द पैलेस वॉल, नींद में वो पैलेस वॉल से गिर गई थी, हुआ क्या था उसके साथ? सी डिक्लेयर हर ओन गिल्ट एंड स्टैब हरसेल्फ, खुद को सुसाइड कर लेती है, मतलब खुद को स्टैब कर लेती है। मैकडफ स्ले हर, मैकडफ उसको मार देता है, होता क्या उसके साथ? है ना, इन रिवेंज फॉर हिज ओन वाइफ मर्डर। सो जो उसकी डेथ की बस खबर आती है, ठीक है, ऑफ स्टेज वो मर जाती है, सी डाइज ऑफ स्टेज, बस। ठीक है, 82 है हु डिस्कवर डंकन्स बॉडी। डंकन की बॉडी को डिस्कवर कौन करता है, पता कौन लगाता है? लिनॉक्स, रॉस, मैकडफ, डोनाल्ड बेंसो। मैकडफ है ये। ठीक है, मैकडफ डिस्कवर डंकन बॉडी। 83 है व्हाई डज कीट्स रिपीट द वर्ड हैप्पी इन हिज ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। ये जो वर्ड है हैप्पी, ये क्यों रिपीट करते हैं कीट्स?
बिकॉज ही वॉज हैप्पी दैट he convey his ascetic joy in discovering an ideal world of beauty and joy in an object of art where it is always constant. So इसलिए ठीक है, सी आपका सही हो जाएगा. 84 है, अकॉर्डिंग टू शैली द वेस्ट विंड इज द ब्रीथ ऑफ. शैली के अनुसार ये जो वेस्ट विंड है ये ब्रीथ है समर की, ऑटम की, स्प्रिंग की, विंटर की. सो वेस्ट विंड इज द ब्रीथ ऑफ ऑटम. तुम ऑटम की क्या हो, ब्रीथ हो, ऐसे बोलते हैं शैली. और टू द बेस्ट विंड इज रिटन इन, ये किस में लिखी गई है, टेरेसा रेमा में. ठीक है, टेरेसा रेमा क्या होता है, 3 लाइन की स्टेंजा होती है. ठीक है, जिसकी राइम स्कीम होती है जैसे ए बी ए ऐसे करके, फिर यहाँ ऐसे जैसे ए बी ए, फिर अगली स्टेंजा यहाँ से बी से स्टार्ट हो जाएगी. इस तरीके से टेरेसा रेमा बनती है. नेक्स्ट है 86, हु वॉज द स्कल्पचर. अब मैं बता ही दे रही हूँ अच्छे से, देखो ए बी ए. ठीक है, 3 लाइन की स्टेंजा होती है टेरेसा रेमा. फिर ये एक स्टेंजा हो गई, फिर अब नेक्स्ट स्टेंजा जब हम स्टार्ट करेंगे तो बी से होगी. ठीक है, बी फिर सी फिर बी. ठीक है, फिर ये हो गई, फिर अगली सी से स्टार्ट होगी, ऐसे टेरेसा बन जाती है. नेक्स्ट है 86, हु वॉज द स्कल्पचर ऑफ नेपच्यून इन द पोएम. ठीक है, स्कल्पचर कौन है नेपच्यून ऑफ इन द पोएम. कार्लो क्रीवेली, जियोटो दी वेंजोन, क्लॉज ऑफ इंसवर्क, लोरेंजो गिबर्टी. ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है यहाँ पर 87, व्हाट डज द ड्यूक से दैट ही विल नेवर डू. जो ड्यूक है वो कहता है कि वो नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, वो लव नहीं करेगा, हेट नहीं करेगा, फियर नहीं करेगा, स्टूप नहीं करेगा. सो वो ही विल नेवर डू स्टूप. सो डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है यहाँ पे इन पैराडाइज लॉस्ट करेक्टर नरेट स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ ईव फ्रॉम अ रिव इन एडम्स साइड. एडम, ईव, राफेल, गॉड. सो आई थिंक जो आंसर बुक में ना एडम दे रखा है, वैसे राफेल नरेट करता है स्टोरी को. सो ये आप चेक कर लेना अपने बुक से, आपके पास प्रैक्टिस पेपर होगा ये या बुक होगी, उसमें देख लेना एक बार. हु इज मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव टू सर्व गॉड बेस्ट. ठीक है, मिल्टन ने एक पोइम लिखी है अपनी, सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस. तो उनके अनुसार भगवान की सच्ची सेवा क्या है ये बताना है आपको. सो वन हु बियर हिज बर्डन बेस्ट. ठीक है, जो लोग मतलब जो लोगों को जो चीज़ दी है भगवान ने उसको वो सहन करते हैं, वही भगवान की सच्ची सेवा है. ठीक है, जैसे मिल्टन अंधे हो जाते हैं, तो अंधा होना क्या है कि अब वो उसको भगवान को कोसे ना, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ठीक है मुझे इसी के साथ रहना है. दैट इज कॉल्ड ट्रू सर्विस ऑफ गॉड. नेक्स्ट है 90, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स. ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है. So a pastoral is a poem that is often silly or whimsical, written in 5 lines with an AABBA rhyme scheme, often limerick, tell a short humorous story. Next a sonnet contain 14 line typically with 2 rhyming stanza known as rhyming couplet at the end. ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 90 में ये 2 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको बताना है. तो यहाँ पर पहला वाला जो है वो फॉल्स है आपका. ठीक है, क्योंकि लिमरिक अलग चीज़ है, ये यहाँ पे ये अलग चीज़ है, इनको मिक्स कर दिया है इन्होंने. सेकंड वाला सही है आपका, क्योंकि जो सोनेट होती है उसमें 14 लाइन होती है. ठीक है, 14 लाइन की होती है, और एंड में क्या होता है एक कपलेट होता है, 2 लाइन मतलब उसमें होती हैं. तो सेकंड वाला सही है, तो डी इज द राइट आंसर. 1 फॉल्स, सेकंड ट्रू. 91 है सब्सिडियरी और सबऑर्डिनेट और पैरेलल प्लॉट इन अ प्ले और स्टोरी दैट कैन को एग्जिस्ट विद द मेन प्लॉट इज ए. ठीक है, मेन स्टोरी के साथ एक और प्लॉट साथ साथ चलता है, उसको क्या बोलते हैं, सिंबल, सब्जेक्ट, सिनीडॉकी, सब प्लॉट, उसको सब प्लॉट बोलते हैं. ठीक है, एक मेन प्लॉट होता है एक सब प्लॉट होता है. 92 है आई एम रीडिंग ए बुक. बहुत ही सिंपल है, आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ. ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. ठीक है, इज एम आर आता है,
इज एम आर है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। आई हैव रीड मोस्ट ऑफ डिकेंस नोवेल, मैंने ज़्यादातर डिकेंस के नोवेल पढ़ लिए हैं। इसमें कौन सा टेंस है? सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वेरी सिंपल। नेक्स्ट है 94, व्हेन आई अराइव्ड एन हैड जस्ट लेफ्ट, जब मैं पहुंचा तो एन जा चुकी थी। तो ये कौन सा टेंस हो गया? दो क्लॉज होते हैं, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द नोवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस के नोवेल्स के बारे में क्या सही नहीं है ये बताना है आपको। सो द प्लॉट आर स्ट्राइकिंगली टाइट निट, ये वाला जो ऑप्शन है ना ये सही नहीं है, बी वाला, द प्लॉट्स आर स्ट्राइकिंगली टाइट निट। नेक्स्ट है 96, फॉर गेटिंग देयर ओल्ड एनमिटी दे जॉइन हैंड विद द स्पिरिट ऑफ कैमरेडरी, ठीक है। तो अपनी जो एनिमिटी मतलब दुश्मनी जो थी उसको भूल कर उन्होंने अपने हाथ एक दूसरे से मिलाए। तो कैमरेडरी को आप रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर किस वर्ड से? इसका बेसिकली आपको सिनोनिम बताना है एक तरह से। तो एनिमोसिटी तो दुश्मनी होती है, लव होता है प्यार, ट्रस्ट होता है विश्वास, तो फ्रेंडलीनेस हो जाएगा यहाँ पे। सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी वाला। नेक्स्ट है यहाँ पर राजन, रंजन है ना, हाँ राजन। राजन एम्प्लॉयड माई फ्रेंड ओनली व्हेन आई एग्रीड टू वो फॉर हिज ऑनेस्टी, ठीक है। सो अंडरलाइन वर्ड आपको बताना है, इसकी वर्ब बतानी है ना, वो, अफर्म, पे, गारंटी। 97 का क्या होगा? सो एवो का यहाँ पर अफर्म हो जाएगा, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर फिल इन द गैप। द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज, जस्टिस जो प्ले है जॉन गाल्सवर्दी का, ठीक है, जो कि 1910 में आया था, उसका टाइटल कैसा है? सैटारिकल है, वेग है, आयरॉनिकल है, नन ऑफ दीज। सो आयरॉनिकल है, ठीक है। बुक में गलत दे रखा है, बुक में नन ऑफ दीज दे रखा है, जबकि नन ऑफ दीज नहीं होगा, आयरॉनिकल हो जाएगा, क्योंकि आयरॉनिकल का मतलब क्या होता है कि उल्टा, विपरीत, ठीक है। जस्टिस नाम है नोबल का, लेकिन उसमें जस्टिस नहीं होता। पहली बात आप ध्यान रखना, फाल्डर के साथ अन्याय होता है ना, बेचारे के साथ कितना बुरा व्यवहार होता है, तो आयरॉनिकल है इसका टाइटल, ठीक है। बुक पे मत जाना, बुक में नन ऑफ दीज दे रखा है, वो गलत है, वो गलत है। आपका जो सही आंसर बनेगा वो आयरॉनिकल है, ठीक है। नेक्स्ट है 99, क्योंकि आप लोगों के पास ये प्रैक्टिस सेट है जिन्होंने खरीद रखा है, मैं उनको लिए बोल रही हूँ। इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ हिज और टू द वेस्ट विंड शैल ही इन्वॉक द वेस्ट विंड टू मेक हिम हिज, ठीक है। तो लास्ट स्टेंजा में जो शैली हैं वो और टू द वेस्ट विंड को इन्वॉक करते हैं, वो उसको क्या कहते हैं? अपना मतलब वो कहते हैं अपना, उसको लायर बनने के लिए बोलते हैं कि तुम मेरी लायर बन जाओ, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर। लायर मतलब होता है वीणा, वीणा मतलब ऐसा, मतलब वीणा बन जाओ कि मेरा जो गीत है वो तुम्हारे माध्यम से वो सबको सुनाई दे, तो उसको वीणा बनने के लिए वो बोलते हैं। 100, डेस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट टू कंसील हिज एंगर, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये इसका सेंस निकालना है कि उसने काफ़ी कोशिश की कि अपना वो एंगर छुपा ले, लेकिन लोगों को पता चल गया कि वो परेशान है। तो यहाँ पे जो मीनिंग निकल रहा है ना सही वो ये है, पीपल केम टू नो, लोगों को पता चल गया दैट ही वॉज एनॉयड, वो परेशान था, ठीक है। नेक्स्ट है 101, प्रैक्टिकली वेरी लिटिल वर्क कुड बी कंप्लीटेड इन द लास्ट वीक एज इट वॉज। तो मतलब क्या है इसका कि बहुत कम काम हो पाया लास्ट वीक में, ठीक है, क्योंकि फुल ऑफ हॉलीडे, जो लास्ट वीक जो था वो हॉलीडेज से भरा हुआ था, इसीलिए तो कम काम हुआ। अगर भरा मतलब काम हॉलीडे नहीं होता तो बहुत अच्छा काम हो जाता। नेक्स्ट है 102, पॉइंट आउट द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक है, डायरेक्ट है यहाँ पे, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाना है। सो ओ गॉड डू नॉट पुट मी टू द टेस्ट सेड आई, मैंने कहा, ठीक है। सो पहले तो ये आपको सेंटेंस देखना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, है ना, आई सैड, फिर रिपोर्टिंग वर्ब पे जाना है, फिर वर्ब को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, ये सारी चीज़ों को ध्यान से आप देखना एग्जाम में। तो यहाँ पे ये ना ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जैसे आई सैड, तो आई प्रे टू गॉड, यहाँ पे वो कह रहा है कि गॉड डू नॉट पुट मी टू द टेस्ट, कि भगवान मेरा टेस्ट मत लो, तो वो कह रहा है आई प्रे टू गॉड, मैंने भगवान से प्रार्थना की, नॉट टू पुट मी टू द टेस्ट, ठीक है। नॉट टू पुट इन्फिनेटिव से जुड़ जाएगा ये, ठीक है, इन्फिनेटिव आएगा, टू पुट मी इन टेस्ट। सो ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है यहाँ पे 103, व्हाट इज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्म मतलब इनडायरेक्ट है ये, आपको डायरेक्ट बनाना है। माई टीचर ऑफन सिज, मेरे टीचर मुझसे अक्सर कहते हैं दैट इफ़ आई डोंट वर्क हार्ड आई सेल्फ फेल, कि अगर मैं कठिन परिश्रम नहीं करूँगा मैं फेल हो जाऊँगा। तो डायरेक्ट बनाना है इसका, है ना। तो माई टीचर ऑफन सेज टू मी, अक्सर मुझसे कहते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल, तो फेल हो जाओगे। ठीक है, तो सिंपल है ये, पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 104, करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। यहाँ पर करेक्ट पंचुएटेड सेंटेंस कौन सा है बताना है। सो द अदर बॉय मुकुल एलियाज मुन्ना वॉज देयर, द अदर बॉय मुकुल एलियाज मुन्ना वॉज देयर, सो बी वाला सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर गिव द एंटोनिम ऑफ प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक का एंटोनिम बताना है, यानी ऑपोजिट बताना है आपको। ठीक है, ऑपोजिट क्या बनेगा प्रैग्मेटिक का, वेक, पैसिमिस्टिक, कंफ्यूज, आइडियलिस्टिक। ठीक है, सो एंटोनिम ऑफ प्रैग्मेटिक इज आइडियलिस्टिक। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 106, वाई हैड द स्कॉर्पियन एंटर द हाउस इन एजिकल नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ठीक है, नजीम एजिकल, ये भी इंडियन राइटर है, इन्होंने एक बहुत ही सुंदर पोइम लिखी है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ठीक है, स्कॉर्पियन की रात, तो वो कैसे उनके घर में एंटर कर गया था आपको बताना है। सो ही वॉज सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टडी रेन, तो बाहर बारिश हो रही थी उस दिन, बारिश की रात थी। ठीक है, तो वो सीकिंग प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन की तलाश में उनके घर में आ गया, छुपते छुपाते आ गया। 107, विच टाइप ऑफ लेटर आर यूज टू रिक्वेस्ट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस। कौन से लेटर होते हैं जो मतलब ये मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ सर्विस, इनको क्या बोलते हैं, अपोलॉजी लेटर, सेल लेटर, इंक्वायरी, इनको इंक्वायरी लेटर्स बोलते हैं। ठीक है, इंक्वायरी लेटर्स आर यूज टू रिक्वेस्ट। ठीक है, इंक्वायरी लेटर जो होते हैं ये रिक्वेस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। 108 है मैट्रिकल फूड कंटेनिंग स्ट्रेस फॉलोड बाई एन अनस्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस फॉलोड बाई अनस्ट्रेस। ठीक है, ऐसा एक जो फुट होगा उसको क्या बोलेंगे, एनापिस्ट, आइम्ब, ट्रॉकी, डेक्टाइस, उसको ट्रॉकी बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉकी क्या होता है, स्ट्रेस लेवल फॉलोड बाई अनस्ट्रेस, ये हो गया आपका एक फुट। नेक्स्ट है यहाँ पर 109, द टर्म मेटाफिजिकल पोइट वॉज फर्स्ट यूज बाय, किसके द्वारा फर्स्ट यूज किया गया ये टर्म, सो डॉक्टर जॉनसन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 110, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू काउंट अपॉन, टू बी ग्रेटफुल, टू रिलैक्स, टू क्लीन ए थिंग, टू डिपेंड अपॉन। तो काउंट अपॉन का मतलब होता है किसी पर निर्भर करना। ठीक है, सो डिपेंड अपॉन हो जाएगा इसका मतलब, टू डिपेंड अपॉन। नेक्स्ट है 111, व्हाट डज द ईडियम ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या होता है, ईडियम फ्रेज है ये, इसका मतलब होता है चीख पुकार करना। ठीक है, चीख पुकार, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जनरल आउट क्राई ऑफ अलार्म, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 112, विच वर्ड इज इन मिस स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है यहाँ पे, ऑपोजिट, जेलस, एम्पायरिकल, रिटोरिक। सो रिटोरिक गलत है, यहाँ पे RHE शायद होता है ना, RHE होता है रिटोरिक में, बाई नहीं आता। ठीक है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है 113, चूज द रिस्पॉन्स विच गिव्स द करेक्ट स्पेलिंग टू द वर्ड डिस्पैशनेट, डिस्पैशनेट, डिसफैशनेट। आप देखो इसमें कौन सी स्पेलिंग गलत है, सॉरी करेक्ट, करेक्ट देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्पैशनेट, डिस्पैशनेट ये वाली करेक्ट है, बाकी तो सब गलत ही दिख रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 114, अ सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, रिपीटेड मतलब सीक्वेंस होता है एक जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, जैसे किसी लाइन में ए नहीं सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड, तो जैसे एस 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 रिपीट हो गया, या एम एम रिपीट हो गया, इस तरीके से उसको एलिटरेशन बोलते हैं हम, है ना। नेक्स्ट है 115, द फ्रेज लीव्स डांसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लीव डांसिंग किसका एग्जाम्पल है, पैथेटिक फैल्सी, हाइपरबली, पन, कंसीट। सो लीव डांसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैथेटिक फैल्सी, सो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो है पैसेज आ गया ये, तो आप है ना इसको पोज करके
रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, तो 116 से लेकर 120 आपका पैसेज यहाँ पे दे रखा है। ऑल दो इंडिया हैज़ ए ट्रेडिशनल ऑफ वुमेन वॉरियर्स पार्टिसिपेशन इन द साल्ट सत्याग्रह। साल्ट सत्याग्रह समझ गए, नमक कानून, ये जो आंदोलन स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने, तो आप यहाँ से पकड़ लो ये चीज़ कि ये किस चीज़ के बारे में होगा, ये है ना। वॉज देयर, ये है यहाँ पर, एक्साइटमेंट एट द एनॉर्मिटी ऑफ द एनी मॉडर्न मिलिटेंट पॉलिटिकल कैंपियन एंड आई कुड हार्डली सप्रेस। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, पोज करके आप इसको खुद से आप इसको रीड कर लो। ठीक है, आप इसको पोज करके खुद से आप इसको रीड करके, और यहाँ पर ये क्वेश्चंस दे रखे हैं तो आप इनको क्वेश्चंस को लगा लेना इसमें से। पहले यहाँ पे क्वेश्चंस को रीड करना, फिर आप देख लेना कि इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आंसर दे रखे हैं, लास्ट में आप 16 से लेके मतलब ठीक है, ये आंसर है यहाँ पे लिस्ट, आप अपना मैच कर लेना कि आपके कितने आंसर इसमें सही हो गए। ये इसके आंसर हैं प्रैक्टिस सेट 3 के। सो गाइज, ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 3। आई होप यू लाइक दिस सेशन। इफ़ यू लाइक माई सेशन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।